जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ हाज़िर हूँ। ईमेल्स का आप लोग बार-बार पूछते हैं कि जी कौन-सी ईमेल पर आप जो है अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर लिया। बजाय आपको कोई डिफरेंट ईमेल बताने के, आपने देश और परदेश डॉट कॉम वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्म नज़र आएगा, तो वहाँ पर आप अपनी इंक्वायरी लिख के भेज सकते हैं। और मैं अभी इसी कॉन्टैक्ट अस पे जो ईमेल्स आई हैं उन्हीं का आज से ये जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। और चलता हूँ सबसे पहली जो ईमेल है उसकी तरफ। ये ईमेल आई है जी मोहम्मद इजाज़ साहब की तरफ से और इन्होंने लिखा जी डियर सर, आई लिव इन कराची एंड wanted to move to Europe for my better future. I am 40 years old and can work in labor category as I'm not educated. However, I have matric certificate. Can you please guide me to acquire a job in Portugal and also guide me to apply for work visa? Thank you. Waiting for your reply. और फिर इन्होंने अपना नाम और नंबर लिखा है। तो इजाज़ साहब, असल में बात ये है कि ये जो आपने एजुकेशन लिखी है ये इनफ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को ऐसे ही झूठी तसल्लियाँ दूं। और जॉब के लिए देखें, या तो आपके पास किसी किस्म की कोई स्किल होनी चाहिए, तो फिर आप इंडीड ऐप के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन खाली मैट्रिक के साथ काफ़ी मुश्किल है। ये ज़रूर है कि आप विज़िट वीज़ा वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर यूरोप में सेटल है तो उससे इनविटेशन मंगवा कर आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो आपने सिर्फ मैट्रिक लिख के बताया कि जी आपको कोई जॉब मिल जाएगी, तो ये इंतहाई मुश्किल काम है सर। तो अगली ईमेल है जी अकबर साहब की। अकबर साहब लिख रहे हैं जी, सलाम। पहले तो दिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं हर हवाले से वीज़ाज़ के बारे में। मेरा सवाल पुर्तगाल वर्क परमिट के हवाले से है। मेरे दोस्त हैं, उसके भाई ने किसी से बात की, सीजनल वर्क परमिट लेबर वाला 34 लाख रुपए में डन बेस पे 7 लाख रुपए उसने ले लिए हैं एंड पासपोर्ट, कोरोना वैक्सीन कार्ड एंड एफआरसी ये पेपर्स लिए हैं। 4 मंथ का टाइम दिया है। मेरा काफ़ी समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाए। उसने ऐसे जहन साजी की इनकी, अब एजेंट इनका वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो बंदा इनसे पैसे ले रहा है उस पे इनको एतबार है। और उसने बोला है कि ऐसे एजेंट से इसी एजेंट से तुम्हारे साथ ही मैं अपने भाई का भी वर्क परमिट करवाना है। दोनों को एक जगह ही पासपोर्ट दिया है। तो सर, जिस दोस्त को जमा करवाया है पासपोर्ट, वो प्राइमरी स्कूल तक तालीम है, इंग्लिश आती नहीं है एंड एम्बेसी में वो इंटरव्यू कैसे देगा? पुर्तगाल एम्बेसी की वेबसाइट पे जो मुझे समझ आ रही है वहाँ उन्होंने पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी लिखा है। इस बंदे ने वो इनसे मांगा ही नहीं है। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा गाइड करें, सब लोगों का भला हो जाएगा। वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा फ्रॉड शुरू है पाकिस्तान में। हर तीसरा एजेंट पुर्तगाल के वर्क परमिट सेल कर रहा है। थैंक्स मोहम्मद अकबर। और फिर इन्होंने अपना पाकिस्तानी नंबर लिख के भेजा। तो मोहम्मद अकबर साहब, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि माशाल्लाह जहाँ आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, वहाँ आप जैसे समझदार लोग भी मौजूद हैं जो मेरी वीडियोस तक पहुँच गए हैं, जो मुझे ईमेल लिख रहे हैं और जिन्हें ये पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये माशाल्लाह ज़ाहिर है लोगों को अवेयरनेस भी है, लोग एजुकेट भी हो रहे हैं साथ साथ। बाकी ये जो आपने 34 लाख 7 लाख ये सारी कहानी लिखी है, ये हमारे लिए कोई नई नहीं है। हमारे ग्रुप पाकिस्तानी जिन पुर्तगाल में भी आए रोज़ इस तरह की पोस्ट जो हैं वो लिखी जाती हैं। और दूसरा, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की है, देखें जब आप ये डी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अक्सर जो है ये आपसे पीसीसी लाजमी मांगी जाती है, क्योंकि इस वीज़ा के फ़ौरन बाद जब आप वहाँ पे मूव होते हैं तो आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई किया जाता है। तो अक्सर ये पीसीसी की रिक्वायरमेंट जो है
वो होती है। तो आपकी ईमेल की वजह से ही समझ लें, मैंने पढ़ दी है लाइव इधर, तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल की वजह से भी मिल गई है। थैंक यू सो मच अकबर साहब। और इसके बाद अगली ईमेल है जी शाहनवाज साहब की। इन्होंने लिखा जी, सर आई वांट टू गो फॉर D2 वीज़ा बाय क्वालिफिकेशन। आई एम एन MBA फ्रॉम इंडिया। आई एम रिप्रेजेंटिंग a LED light raw material manufacturing company as a business planner. I am planning to open a branch in Portugal. I have seen several videos regarding I need guidance for accommodation planning it in a nearby masjid area. If a house found around 50K, then I would love to buy. Application process yet to be started. I'll be requiring your assistance further during the overall process. Thanks, Jazakallah khair. तो आपने सर ये जो अकोमोडेशन और प्लानिंग और ये जो मस्जिद की डिमांड की है, और साथ में ये जो आप 50K की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं घर के लिए, तो देखें ये जो आप जब मस्जिद की बात करेंगे तो मस्जिद तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी बनी हुई हैं वो कंजस्टेड एरियाज़ में हैं। और अगर आप कंजस्टेड एरिया में कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो वो 50,000 में पुर्तगाल में तो समझ लें इम्पॉसिबल है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे मस्जिद भी होगी। तो ये कम अज़ कम अगर आप बहुत भी थोड़े पैसे कहें तो ये कम अज़ कम 1 लाख यूरो में आपको कोई ऐसा घर मिल सकता है, अपार्टमेंट मिल सकता है जो कि मस्जिद के करीब हो, और पुर्तगाल में कहीं भी। तो लेकिन इसमें भी मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता कि ये लाजमी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ घर के लिए जो है। बाकी आपका जो प्लान है माशाल्लाह अच्छा प्लान है, थोड़ा यूनिक है, तो आप बिल्कुल D2 वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के पेज देश और प्रदेश पर ये वीडियो मौजूद है D2 वीज़ा की इन्फॉर्मेशन की, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो लाजमी देख लें। इसके बाद अगली ईमेल है जी उस्मान साहब की। इन्होंने लिखा जी, सर मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया है, CGPA 3.3 है, एडमिशन पॉसिबल है यहाँ क्या? तो देखें अब ये अगर आप रेलेवेंट फील्ड में उस्मान साहब आगे एडमिशन लेते हैं तो कोशिश बिल्कुल की जा सकती है। अब ये आपकी ख़ुद की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप माशाल्लाह कितने इंटेलिजेंट हैं। और जब आप इंटरव्यू देते हैं, मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जी मेरा पुर्तगाली एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ, तो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया तो वो मुझे ये कह रहा था कि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। तो देखें ये इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, तो आप बिल्कुल कोशिश करें। ये जो आपने लिखा है कि एडमिशन पॉसिबल है या नहीं, तो एडमिशन तो देखें वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, तो एडमिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी आपके एडमिशन के लिए। अगली ईमेल है जी जुहेब साहब की, और जुहेब साहब लिख रहे हैं जी, सर पोलैंड के वर्क वीज़ा पे पाकिस्तान से पुर्तगाल तुर्किश एयरलाइन में आया जाए तो कहीं इमिग्रेशन वाले तंग तो नहीं करेंगे या मुझे पहले पोलैंड ही जाना पड़ेगा? प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, थैंक्स। अच्छा देखें, जब आपके पास कोई भी शेंगन वीज़ा है, ये मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ पहले भी, तो आपको नॉर्मली आप किसी भी दूसरी शेंगन स्टेट में जा सकते हैं, चाहे आपकी फ़र्स्ट एंट्री हो या सेकंड हो, इससे कुछ लेना देना नहीं होता जब शेंगन लिखा है। लेकिन देखें इमिग्रेशन वाले आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि जब आपके पास पोलैंड का वीज़ा तो आप पुर्तगाल क्यों आ रहे हैं? अगर आपके पास फ़र्ज़ करें पोलैंड का वीज़ा तो आप जर्मनी क्यों आ रहे हैं? तो फिर आपके पास कम से कम कोई प्लान ऐसा होना चाहिए, आपके पास कोई टिकट वगैरह हो, इन केस अगर आपसे पूछा जाए। और कुछ हो ना हो, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड लाजमी होना चाहिए जिससे आप ये बता सकें कि जी मैंने कुछ दिन यहाँ पे रुकना है, तो उसके बाद मैं अगली बुकिंग करा के देखूंगा, 1 दिन रुकता हूँ, 2 दिन रुकता हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट आगे चला जाऊंगा। लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास कोई टिकट की एटलीस्ट रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए, और जितनी देर का आप जिस भी मुल्क में पहले स्टे करने जा रहे हैं वहाँ की कोई होटल बुकिंग वगैरह या टूरिस्ट अट्रैक्शन, कोई भी आपके पास प्लान होना चाहिए या कोई मेन रीज़न होनी चाहिए कि आप पुर्तगाल क्यों आए हैं, कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या करने के लिए आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी जनाब जुहेब साहब की ईमेल। इसके बाद अगली ईमेल है जी कासिम साहब की। ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है भाई ठीक होंगे। भाईजान मैं ऑस्ट्रिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, मुझे 1 ईयर का रेजिडेंस कार्ड मिला है, लेकिन इधर स्टडी बहुत टफ़ है। अगर मेरे
1680 CS ना आए तो ये मेरा कार्ड रिन्यू नहीं करेंगे। मुझे काइंडली थोड़ा गाइड कर दें, मीन्स के कोई अच्छा सा मशवरा दे दें। डिसेबल्ड पर्सन के लिए कौन सा आर्टिकल ठीक है जिसकी बिना पर मुझे पुर्तगाल में जल्दी रेजिडेंसी मिल जाएगी। मैं भाई के रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन आमीन जी सुम्मा आमीन। मैं डिसेबल हूँ बाई बर्थ। तो कासिम साहब, आपने ये जो ईमेल भेजी है, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ मुझे अपना जो है नंबर वो भी भेज दें। तो आपका क्योंकि स्पेशल केस है सर, तो मैं इंशाल्लाह आपसे ख़ुद रब्ता कर लूँगा। और मेरे लिए वैसे तो मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको ना ईमेल भी लिख रहा हूँ। तो ये जनाब मैंने आपको ईमेल भेज दी है। तो वैसे तो मैं बता रहा था बड़ा मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन आपके लिए अगर मैं कुछ कर सकता हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो बाकी हम बहुत सारे मामलात में बेबस हैं। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसके बाद अगली जो ईमेल है जी, ये हैं जी राफ़े साहब। राफ़े साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर D8 वीज़ा फ्रॉम कराची। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई फॉर फैमिली इज़ वेल, और आई हैव टू अप्लाई फॉर D8 वीज़ा फर्स्ट, गो टू पोर्चुगल फॉर स्टेप 2 एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस फॉर फैमिली। वालेकुम सलाम राफ़े साहब। राफ़े साहब, आप दोनों सूरतों में कोशिश कर सकते हैं। आप पहली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और दूसरी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये दूसरी से मुराद वहाँ पर जाकर इनिशियली जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में जो है मेन आपने जब जाते हैं, ये जैसे D8 वीज़ा है या D7 वीज़ा है, तो इसका मकसद ये है कि आप जो है वो पुर्तगाल की इनकम पर रिलाय नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी ये जो इनकम है ये D8 के लिए मिनिमम 3140 होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है आपके पास ये है, तो आप D8 वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, तो ये बासानी, क्योंकि ये तकरीबन कोई 36-37 हज़ार जो है साल की एनुअल इनकम बनती है आपकी। तो आप बड़ी आसानी से शुरू में भी कोशिश कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आप बिल्कुल कोई सेफ़ रह के चाहते हैं कि जी पहले मैं कर लूँ, क्योंकि ये आपका अगर वीज़ा इंशाल्लाह अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और अपॉइंटमेंट मिलते ही जैसे ही आपके ये बायोमेट्रिक्स वगैरह होंगे तो जाते ही आपको रेजिडेंस कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तब भी आप फैमिली रियूनियन में कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में मैं ये आपको लाजमी कहूँगा, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स D8 में तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं है, जो भी अप्लाई कर रहा है तो वो होता तो इस काबिल ही है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ जब ये अप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो इनकम का तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप विद फैमिली ही अप्लाई करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को आपको वहाँ पर जाकर किसी किस्म का कोई फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपके सारे काम यहाँ से हो जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली जो है वो विद वीज़ा जो है वो वहाँ पे जाएगी, और वहाँ पे फिर उन्हें सबको बड़ी जल्दी रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आप पहले खुद जाएं रेजिडेंस कार्ड लें, उसके बाद फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट का वेट करते रहें, जो पिछले कोई 8 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं है वहाँ पे पुर्तगाल में, क्योंकि ये सेफ वगैरह फिनिश हो रही है, तो नए डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं ये। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप विद फैमिली कर लें। तो ये आपके लिए अगला जो काम है जिसमें इतना ज़्यादा अननोन जो है टाइम फ्रेम, उसकी बजाय बेहतर ये है कि फैमिली को साथ ले जाएं। और दूसरा, आज जो है जनवरी की और फरवरी की भी ईमेल्स आ गई हैं 2022 की। तो ये एक बड़ा अच्छा मूव है उन लोगों के लिए जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आगे मार्च और अप्रैल और इस तरह ही आगे जो 2023 तक आज तक की डेट में जो लोग वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर होती है जब ये इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं। और उम्मीद है कि सेफ का देखें 29 अक्टूबर को जो है
इख्तिताम हो रहा है और उसके बाद ये काम सैफ वाला ये कोई और डिपार्टमेंट करेगा। तब तक देखते हैं ये कितनी स्पीड पकड़ते हैं। अभी 29 अक्टूबर अब ज़्यादा दूर तो नहीं रह गई। आज जो है ये अगस्त की 17 हो गई है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बाकियों की बारी भी जल्द आ जाएगी। और जैसे आप लोग जो दूसरे जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपकी अगली ईमेल्स उस पर जल्दी आपको नई वीडियो मिलेगी। थोड़ा सा डिले आ गया था। और उन सब दोस्तों को जो ईमेल करना चाहते हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देश और परदेश.com वेबसाइट पर जाएं और कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो फिल करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।